नमस्कार मेरे भाई, स्वागत है आपका आपके इस परिवार में। आप सभी का सपना है एसएससी जीडी 2026 में एक नौकरी को पक्की करना। लेकिन आप सभी जानते हैं कि इस स्थिति में 95% बच्चे तक फेल हो जाते हैं। उन बच्चों के बारे में कोई बात नहीं करता। क्यों फेल हुए? क्या लापरवाही उन्होंने की? क्या उनको गाइडेंस गलत मिली? या उन्होंने मिसमैनेजमेंट किया? क्या ऐसी गलती की जिससे उनको फेलियर का सामना करना पड़ा? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को इस फेलियर का सामना ना करना पड़े, तो आप सबके लिए ये वीडियो बहुत खास वीडियो होने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं कि बार-बार फेल क्यों हो जाता है बच्चा? ऐसा क्यों होता है कि कट ऑफ से 2 नंबर कम, 3 नंबर कम, 4 नंबर कम या 5 नंबर कम रह जाते हैं? और यहाँ पर ऐसा क्या इशू है टाइम मैनेजमेंट में? ऐसा कैसा तरीका है कि वो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं? तो इन सब चीज़ों के बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना अगर आप चाहते हैं कि आप ये गलती ना करो। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर रियलिटी चेक यही है कि अगर कोई भी बच्चा बार-बार फेल हो जा रहा है या फिर 5 नंबर, 2 नंबर या 4 नंबर से फेल हो जा रहा है या फिर फिजिकल में फेल हो जा रहा है या मेडिकली अनफिट हो जा रहा है, तो इन सब का सॉल्यूशन है। इन सब का सॉल्यूशन ये है कि आपको अपना मेडिकल टेस्ट जब आप फॉर्म भरते हो स्टार्टिंग में ही करवा लेना चाहिए, ताकि अगर कोई छोटी-मोटी कमी है, जैसे दाँतों में कमी हो जाती है, कभी-कभी कानों में कमी हो जाती है, नोकनी हो जाते हैं, तो इन सारी कमियों को आप दूर कर पाओ समय रहते हुए। और फिजिकल के लिए तो यही कन्फर्म है कि आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करो। बस इतना सा ध्यान रखना कि अगर आप 5 किलोमीटर की दौड़ 100% एफर्ट्स लगा के करते हो, तो भाई मर नहीं जाओगे बस। यानी कि आपको 2 महीने 3 महीने काफ़ी समय होता है कि आप 3 महीने में ये अपनी दौड़ की तैयारी कर सकते हो। लेकिन बहुत बार बच्चे इस 5 या 10 नंबर से फेल हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखो, आपने देखा होगा हर बार बहुत सारी नई वीडियोज़ मिलती होगी जिसमें आपको बताया जाता होगा कि टारगेटेड स्कोर, और वो टारगेटेड स्कोर प्रीवियस ईयर के बेस पर बताया जाता है। और होता ऐसा है कि प्रीवियस ईयर के बेस पर वो टारगेटेड स्कोर बताया तो जाता है। सही बात है कि प्रीवियस ईयर के बेस पर इतना टारगेटेड स्कोर था, लेकिन क्या पेपर का लेवल प्रीवियस ईयर जैसा था? क्या नंबर ऑफ वैकेंसी उतनी ही थी? क्या कंपटीशन करने वाले बच्चे उतने ही थे या उसी स्टैंडर्ड के थे? नहीं, ये सारी चीजें चेंज होती है। तो आपको कभी भी उस प्रीवियस ईयर की कट ऑफ पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। उससे मिनिमम आपको 10 नंबर ज्यादा टारगेट करने चाहिए। और होता क्या है, बच्चा प्रीवियस ईयर की कट ऑफ को टारगेट करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से उसके 5 नंबर, 7 नंबर या 10 नंबर कम रह जाते हैं। तो आपको जो भी आपकी प्रीवियस ईयर की कट ऑफ रही है, उससे से कम एटलीस्ट 10 नंबर ज़्यादा टारगेट करके चलो। अगर 1-2 नंबर कम भी रह जाता है, तो भी सिलेक्शन होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। और जिसकी वजह है, आप ये सारी चीज़ें पहले से फोकस नहीं करते, जिसकी वजह है आपसे जो भी आपने मेहनत करी है। देखो, ऐसा तो नहीं होता कि कोई बच्चा मेहनत नहीं कर रहा है। मेहनत आप सभी कर रहे हो और प्रॉपर मेहनत कर रहे हो, दम लगा रहे हो जितना आपके अंदर दम है। लेकिन वो मेहनत पर पानी फिर जाता है आपकी इन छोटी-छोटी नादानियों या छोटी-छोटी गलतियों की वजह से। आगे बात करते हैं, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम क्यों आ रही है? क्या प्रॉब्लम नॉलेज में कमी है आपके? नहीं, नॉलेज में कमी नहीं है। आपको पढ़ाया बहुत ज़्यादा जा रहा है, बहुत अच्छा पढ़ाया जा रहा है, सब अच्छा पढ़ाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है आपकी स्ट्रैटेजी में। अब देखो, आप सभी एक बात को समझना, आज मैं जो बता रहा हूँ ये आपके लास्ट डेज की स्ट्रेटेजी के अनुसार बता रहा हूँ। अभी लास्ट डेज आप चल रहे हैं और मैं आपको बोल रहा हूँ 99% बच्चा यूट्यूब पर वीडियोज देखने में बिजी है। या तो वो वीडियोज होगा नोटिफिकेशन की वीडियो या इंफॉर्मेटिव वीडियो या फिर प्रैक्टिस सेट वाली वीडियो। आप एक बात बताओ, अगर आप 1 घंटा प्रैक्टिस सेट वाली वीडियो देख रहे हो तो आपको कितने क्वेश्चन कराए जा रहे हैं? 10, 15, 20? 20 से ज्यादा तो नहीं कराए जा रहे होंगे। अब उन 20 क्वेश्चन में क्या गारंटी है कि आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? आपको 17-18 क्वेश्चन आप कर ले रहे होंगे, 15 भी कर ले रहे होंगे, तो वहां से आपका कॉन्फिडेंस तो बूस्ट होता है। लेकिन एक बात बताओ, आप 1 घंटा बर्बाद कर देते हो और उस 1 घंटे को बर्बाद करने के बजाय मैं बोल रहा हूं ये काम बंद करो, लास्ट टाइम पे कभी मत करो। इसकी जगह क्या करना है उस बात को समझ लो। इसकी जगह आपको रिवीजन करना है, वो 1 घंटा रिवीजन में दो।
वो 1 घंटा दूसरे सब्जेक्ट का, मान लो 4 क्लास आप लेते हो, 4 सब्जेक्ट है, 4 घंटे आपने यूट्यूब पे बर्बाद कर दिए मात्र 70-80 क्वेश्चन के लिए। 4 घंटे में से 2 घंटे आप अपने पर्टिकुलर टॉपिक का रिवीजन करो। बुरा लग रहा होगा कुछ बच्चों को, पर सच यही है, हकीकत है। जितनी जल्दी समझ जाओगे उतना फायदा आपको होगा। ये 2 घंटे रिवीजन करो और 2 घंटे अपनी प्रैक्टिस करो। अब आप बोलोगे सर प्रैक्टिस कहां से करें, क्या प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करें? नहीं भाई, प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करने का अभी कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि आपका एग्जाम एडिक्विटी कराने वाली है, और एडिक्विटी ने एग्जाम का थोड़ा सा लेवल बदला, क्वेश्चन के टाइप बदले, थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया है, और जिसकी वजह से देखा गया है कि एसएससी सीजीएल की कट ऑफ डाउन गई है। और उम्मीद यही की जा रही है कि जो सीएचएसएल की पिछली बार वाली कट ऑफ थी, उससे कम कट ऑफ सीएचएसएल की भी जाएगी। तो आप क्या करो कि सर कैसे समझे हम इस पैटर्न को? उसके लिए आपको एक बात ध्यान में समझनी है कि अगर आपको जीएस करनी है, मान लो जीएस की प्रैक्टिस करनी है, तो एडुकेटी ने जितने पेपर कराए, जैसे सीजीएल कराया, एसएससी सीएचएसएल कराया, सीपीओ कराया, डीपी कराया, एमटीएस भी करा दिया, लेकिन एमटीएस के अभी पेपर नहीं आए। आपके इन चारों एग्जाम के पेपर आ चुके हैं। तो आप इन चारों एग्जाम की जीएस जितनी भी पूछी गई सारी जीएस की प्रैक्टिस करो, उसको पढ़ दो। और ये बात कंफर्म है, अगर आप उस जीएस को पढ़ लेते हो तो भाई 10 के आसपास क्वेश्चन तो आपको सीधे के सीधे देखने को मिल जाएंगे उस जीएस में से, उस जीएस में से मिल जाएंगे। और आपने इतना तो पढ़ा ही होगा कि बाकी 10 में अपने हाथ पैर मार पाओ। और अगर आप यहाँ पे 17-18 क्वेश्चन तक पहुंच गए तो भाई जीएस में बहुत जबरदस्त स्कोर होगा, बहुत जबरदस्त, बहुत बेहतरीन स्कोर। दूसरी चीज इस बात को समझो कि अगर हम मैथ रीजनिंग की बात करें तो मैथ रीजनिंग की कहां से प्रैक्टिस करें सर, दोनों सब्जेक्ट की? देखो यहाँ पे अगर हम सीजीएल की प्रैक्टिस करें तो सही नहीं होगा, यहाँ पे हम सीपीओ की प्रैक्टिस करें क्वेश्चन की नहीं होगा, क्योंकि लेवल थोड़ा सा डिफरेंट होगा। हम यहाँ पे सीएचएसएल और दिल्ली पुलिस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं मैथमेटिक्स के लेकर। और दूसरी चीज एक बात और समझना कि यहां से आप जब प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपको एक पेपर का स्टैंडर्ड पता चलेगा। दूसरी चीज, आपको पेपर में क्वेश्चंस का पैटर्न पता चलेगा। जैसे आप देखो कि यहाँ पे आप सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, दिल्ली पुलिस हो या ये हो, आपके नंबर सिस्टम के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कोई भी एग्जाम हो, नंबर सिस्टम के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, प्रॉफिट लॉस के ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और मेंसुरेशन के ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप इन चैप्टर को बिल्कुल भी मत छोड़ना। और एक बात और ध्यान रखना, इस मेंसुरेशन 3D में आप प्रिज्म और पिरामिड जरूर कर लेना। क्या कर लेना? प्रिज्म और पिरामिड, ये 2 टॉपिक जरूर कर लेना, क्योंकि दिल्ली पुलिस में भी पूछे गए थे, सीएचएसएल में भी पूछे गए थे प्रिज्म और पिरामिड। तो हो सकता है आपके एसएससी जीडी में भी पूछे जाए। ये करना है। इसके बाद में आपको डेली एक मॉक टेस्ट देना है और उसका एनालिसिस करना है। हवा में मॉक टेस्ट नहीं दे देना है कि मुंह उठाया, मॉक टेस्ट दिया, नंबर देखे और बस फ्री हो गए। नहीं, आपका स्कोर तब बढ़ेगा जब आप अपने मॉक टेस्ट का एनालिसिस करोगे। आप देखोगे यहां पर कि कितने क्वेश्चन गलत हुए और वो क्वेश्चन गलत क्यों हुए, इसको जानने की कोशिश करोगे। और जब इसको जानने की कोशिश करोगे तो आपको अपनी गलतियां पता चलेगी। उन गलतियों को सुधार करने की कोशिश करना, चाहे वो कैलकुलेशन मिस्टेक है, चाहे वो सिली मिस्टेक है, कोई भी मिस्टेक है। आप यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि भाई ये क्वेश्चन मैं पहली बार देख रहा हूं, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो रहा है, उन क्वेश्चन के नोट बनाना स्टार्ट करो। और उसके बाद में आपको, जब आप मॉक टेस्ट का एनालिसिस करोगे तो आपको अपना वीक पॉइंट पता चलेगा, और वीक पॉइंट पता चलेगा तो इस वीक पॉइंट का रिवीजन जरूर करना है। वीक पॉइंट पता चलेगा तो वीक पॉइंट का रिवीजन जरूर करना है। अब बात आती है सर ये हम कहां से करें, ये अपने क्वेश्चंस कहां से ले, क्योंकि वीडियो में आप कमेंट करना स्टार्ट करोगे, मुझे पता है कि क्वेश्चन कहां से ले। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, इस टेलीग्राम चैनल को, स्मार्ट विंग्स को ज्वाइन कर लेना। इसमें आपके सीजीएल के सारे पेपर, सीजीएल के सारे पेपर, सीएचएसएल के सारे पेपर, सीपीओ के सारे पेपर, दिल्ली पुलिस के सारे पेपर, एनटीपीसी के सारे पेपर, और यहां तक कि ग्रुप डी के भी सारे के सारे पेपर आपको यहां पे मिल जाएंगे। साथ के साथ एक बात और समझना, अगर आप मैथमेटिक्स में चाहते हो कि एडिक्विटी पैटर्न का ही पढ़ाया हुआ मिल जाए और कम से कम समय में हम उसको कवर कर पाए, तो मेरे भाई ये YouTube चैनल पे चले जाना, इस YouTube चैनल पे चले जाना अपने वाले पे, स्मार्ट विंग्स पे, और देखना यहाँ पे प्लेलिस्ट आप खोलोगे, टोटल 38 वीडियोज में इसको कवर करा रखा है। अब इस 38 वीडियोज में आधी चीजें आपको आ रही होगी,
आप डबल की स्पीड करना और सारी की सारी वीडियोज को फटाफट देख देना। जब आप सारी की सारी वीडियोज को फटाफट देख दोगे, देखो ये मैं ही हूं जो सब इंस्पेक्टर की ड्रेस में है ना, ये मैं ही हूं, और मैंने ऑलरेडी एसएससी सीजीएल निकाला, सीपीओ निकाला, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया निकाला, एनटीपीसी निकाला। तो ये सारे एग्जाम मैंने निकाले, इसलिए आपको ये स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रहा हूं। क्या आप गलत कर रहे हो ये भी मैं आपको बता रहा हूं। अब आगे बढ़ते हैं चीजों के ऊपर। अब यहाँ पे टॉप 4 मिस्टेक क्या है जो आप करते हो। देखो, आप यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट आपका सही नहीं होता है, और जिसकी वजह से बहुत बार ऐसा होता है कि आपके इजी क्वेश्चन छूट जाते हैं। अब पहले इन दोनों की बात करते हैं कि टाइम मैनेजमेंट और इजी क्वेश्चन। देखो, टाइम मैनेजमेंट को कैसे हम सुधार सकते हैं। सर, पेपर में टाइम मैनेजमेंट को कैसे सुधारें। भाई, पहली चीज आप ध्यान रखना कि आप जब मॉक टेस्ट दो ना, तो आप मॉक टेस्ट में टारगेट टाइम लगाओ 50 मिनट। 50 मिनट लगाओ, इससे ज्यादा लगाओगे तो पेपर में समय कम पड़ेगा ही पड़ेगा। 50 मिनट में मॉक टेस्ट देने की कोशिश करो, ताकि जो आपके पास 10 मिनट है वो 10 मिनट आपके पास बोनस मिनट हो। बोनस मिनट क्यों हो, क्या करेंगे इस बोनस मिनट का। देखो, बहुत बार देखा है किसी का माउस नहीं काम करता है, सिस्टम बंद हो जाता है, तो इसलिए आप अपने आप को उसी स्थिति के लिए पहले ही तैयार रखो। दूसरी चीज, टाइम मैनेजमेंट का तरीका यह है कि बहुत सारे बच्चे होता है कि पेपर देना जब स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट, रैंडमली जो भी पहले आ रहा है उसको करे होते हैं। नहीं, ये सही तरीका नहीं है। आप पहले वो सब्जेक्ट अटेम्प्ट करो जो एक तो आपको ज्यादा स्कोर दे पाए। जब ज्यादा स्कोर दे पाएगा तो यानी कि ज्यादा क्वेश्चन सही कर पाओगे, कम समय में हो पाए और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा पाए, और वो सब्जेक्ट है रीजनिंग। सबसे पहले आप इस रीजनिंग टॉपिक को अटेम्प्ट करना। दूसरा, आप ये एक थोड़ा सा टाइम टेकिंग सब्जेक्ट होगा। दूसरा, इसके साथ में आप टाइम कम लेने वाला सब्जेक्ट लो, और वो सब्जेक्ट लो आप हिंदी। ये सेकंड नंबर पर आप रखो। उसके बाद में थर्ड और फोर्थ में आपकी चॉइस है, आप जीएस को लास्ट रख लो या आप मैथमेटिक्स को लास्ट रख लो। डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आपकी जीएस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या आपका मैथमेटिक्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो आपका ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उसको पहले लो, और बाकी को सबसे लास्ट में लो। देखो, जब भी हम, बहुत बार बच्चे बोलते हैं पहले जीएस कर लेते हैं, और जीएस में अगर आपके क्वेश्चन नहीं होते हैं या आपने गलत क्वेश्चन कर दिए तो डिमोटिवेट हो जाओगे, और डिमोटिवेट होने के बाद में आपको प्रॉब्लम आएगी। यहाँ पे लास्ट चीज, नेगेटिव मार्किंग। बहुत सारे बच्चे नेगेटिव मार्किंग देखकर घबराते हैं और क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं, अगर एसएससी जीडी का एग्जाम दे रहे हो मेरे भाई, 1/8 की नेगेटिव मार्किंग है, बहुत कम नेगेटिव मार्किंग है। आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए, खासकर उन बच्चे को जिन्होंने आपके 80 क्वेश्चन में से जिन्होंने 65 क्वेश्चन कर लिए सिलेक्शन के, तो पास है। अब 15 नंबर क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर दो, वहां पे पक्का उनको बेनिफिट मिलेगा, आपको सही स्कोर मिलेगा। और एक बात और ध्यान रखना, नेगेटिव अटेम्प्ट, अच्छा दूसरी चीज ध्यान रखना, अगर आपके 85 क्वेश्चन हो रहे हैं ना, तो नेगेटिव मत करो, नेगेटिव मत करो, ठीक है ना। ध्यान से बात समझो। अब चौथी चीज, आप पैनिक हो जाते हो। यार क्या पैनिक है, आपको लगता है कि यार अगर पेपर नहीं हुआ तो सिलेक्शन नहीं होगा। भाई, सबके साथ ही ऐसा होता है, घबराने की जरूरत नहीं होती है। पेपर जब दे रहे हो घबराने की जरूरत नहीं होती, रिलैक्स होके अगर पेपर दोगे। अगर आप पेपर के टाइम पे ये सोच रहे हो ना मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, तो फिर वो टाइम आपका दिमाग वहां पे ही होगा, आपका दिमाग पेपर करने में नहीं होगा। तो आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है अपने पेपर के टाइम में। ये 4 मिस्टेक आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। इसके बाद में आपको लास्ट है स्मार्ट अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी। अब ये स्मार्ट अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी मैं आपको बता दूं, यहां पे आपको ये बात समझनी है स्मार्ट अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी में, कि आपको सबसे पहले जो टॉपिक है वो आपको रीजनिंग अटेम्प्ट करना है। क्यों अटेम्प्ट करना है, क्योंकि ये एक तो आपको नंबर ज्यादा देगा, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और एक कम समय में भी हो जाता है। ये आपको पॉजिटिव बना देगा, यानी कि ये आपका पॉजिटिव एटीट्यूड बना देगा। जब आप कॉन्फिडेंस में आ जाओगे तो जब गलती होती है उसको भी हम चीजों को सही कर लेते हैं। कॉन्फिडेंस इतनी बड़ी चीज है। तो पहली चीज, आप कोई भी बच्चा मॉक टेस्ट भी दे रहा हो, प्रैक्टिस कर रहा हो, तो वो रीजनिंग को सबसे पहले अटेम्प्ट करे। दूसरी चीज, यहां पर दूसरा सब्जेक्ट हिंदी होना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग हिंदी या इंग्लिश होना चाहिए, मैंने आपको बताया भी अभी। और तीसरा सब्जेक्ट आप जीएस या मैथ, जो भी चाहो आप वो कर सकते हो। ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए मॉक टेस्ट देने की। अब हम बात करते हैं आपके पेपर की डेट की। अब देखो, अब आपके पास समय क्या है, दूसरी चीज समझना, पेपर की डेट, क्योंकि स्ट्रेटेजी पेपर की डेट पर भी डिपेंड करेगी। देखो, आज
जब आज तक आपके पास ये वीडियो पहुंचेगी तो आप सभी जानते हैं कि 25 फरवरी मिनिमम समय आपको लग हो जाएगा कि भाई 25 फरवरी आ जाएगी। अब 25 फरवरी आ गई और अब आपको मैं बता दूं कि आपका जो पेपर के एडमिट कार्ड आने स्टार्ट हो जाएंगे 10 दिन पहले। 10 दिन पहले एडमिट कार्ड आने स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि मिनिमम 10 दिन तो ये है। अगर आज भी नोटिफिकेशन आता है और कल से एडमिट कार्ड आने स्टार्ट हो जाए तो भी मिनिमम 10 दिन है। लेकिन ये बात कंफर्म है कि आपका जो पेपर है वो होली के बाद होने वाला है। होली के बाद होने वाला है। अब होली के बाद होने वाला है तो यानी कि आप समझ सकते हो कि आपका पेपर फर्स्ट वीक में तो नहीं होगा। फर्स्ट वीक में तो नहीं होगा, तो आपके पास अभी भी मिनिमम 15 से 20 दिन का समय है। आप इन 15 से 20 दिन में क्या करो? भाई मेरे अकॉर्डिंग 15 से 20 दिन में आप सबसे ज्यादा रिवीजन करो। जो आपने पढ़ा जो आपने पढ़ा उसका रिवीजन करो और बार बार रिवीजन करो। ट्रिपल आर का फॉर्मूला अपनाओ। रीड, रिवाइज एंड रिपीट, रीड, रिवाइज एंड रिपीट। बार बार ऐसा करोगे तो कंफर्म बात है पेपर में चीजें आसानी से याद हो जाएगी या पेपर में चीजें आसानी से याद आएगी। ज्यादातर बच्चे बोलते हैं कि हम अटेम्प्ट नहीं कर पाते क्वेश्चन या फिर हम भूल जाते पेपर में। भाई वो रिवीजन नहीं करते हैं, वो बस एक बार पढ़ लेते हैं तो निश्चित सी बात है इसमें आप भूल जाओगे। अगर अभी भी आपको कोई डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये स्ट्रेटेजी कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं अगर आप इस स्ट्रेटेजी को अपनाओगे तो पक्का आपके अंदर इंप्रूवमेंट आएगा और आप एक रिजल्ट ओरिएंटेड स्टूडेंट हो जाओगे, रिजल्ट के अकॉर्डिंग पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।